नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रोजाना हम एक खास मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा करते हैं और चर्चा हमारे वरिष्ठ सहयोगियों के साथ होती है। आज एक बहुत अहम मुद्दा है और वो मुद्दा यही है कि बुलडोजर कितना सही है और नेताओं पर जो शिकंजा कस रहा है, इसमें राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर जिस तरीके से बुलडोजर की एक बार फिर से कार्रवाई की गई, इसके मतलब और मायने क्या है और तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ चर्चा करने के लिए दो वरिष्ठ सहयोगी हैं, दो डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी हैं और डॉक्टर खालिद रजा सर हैं। आप उर्दू डिजिटल विंग को देखते हैं हमारे भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क में और आप तमाम डिबेट्स में भाग लेते हैं। सर, सबसे पहले प्रवीण जी, जियाउर रहमान बर्क की खबर को आप भी सुन रहे हैं, मैं भी तमाम नेताओं के बयानों को सुन रहा हूँ। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की अलग लक्ष्मण रेखा है, तमाम टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव के बयान का जिक्र हो रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं देखते हैं, उनके घर पर क्यों बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करते? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है सूर्या, और इस मुद्दे में खबर के लिहाज से तो हमने बहुत सारे एंगल दिखा दिए। जब इस तरह की कोई चर्चा देखते हैं दर्शक, तो वो चाहते हैं कि कुछ अंदर की बात और गहरी बात को भी उनके सामने रखा जाए। इस मामले में सबसे गहरा प्रश्न यही है कि नेता, सामान्य कार्यकर्ता, आम लोग, प्रशासन, राजनेता या राजनेताओं में उस पार्टी को देखें जिसकी सत्ता चल रही है, यानी जो ताकत में है, और जो विपक्ष में है। अलग अलग ध्रुवों पर आपको ये पूरी कहानी देखने को मिलती है। नेताओं की हनक जो है, जिसको हनक बड़ा शब्द इस्तेमाल होता था प्रिंट मीडिया में, खूब इस्तेमाल, बहुत बेहतर शब्द है। हाँ, तो वो नेताओं की हनक जो है वो हमेशा से रही है। नेता कहाँ से निकलता है? नेता निकलता आम लोगों के बीच से, लेकिन वो धीरे धीरे विशेष होता चला जाता है। अब विशेष होने के बाद में उसके विशेषाधिकार होते हैं, विशेषाधिकारों का दुरुपयोग भी होता है। और ये बात सही है, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी, सभी की होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस के हों चाहे किसी अन्य दल के हों, सबकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी एक गलत नेता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो क्या पहले उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आना चाहिए, उस पर बात नहीं रखनी चाहिए, और फिर उसके बाद में ये बात सही है, मैं इसका समर्थन करता हूं कि सब पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी गलत कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक कर रहा है, उसके बाद उसको चिन्हित कर लिया गया है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाकियों पर नहीं हो रही है? ये दोनों अलग अलग विषय होते हैं। आप पहले संभल के इस क्षेत्र को समझिए। ये क्षेत्र समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ है। जियाउर रहमान बर्क युवा भी हैं और बहुत लोकप्रिय भी हैं। यहाँ की सियासत बिल्कुल अलग है। संभल में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ संभल तक सीमित नहीं है, उसका मैसेज पूरे देश में जा रहा है। मैं कल भी जब इसमें चर्चा में हम बात कर रहे थे, तो अयोध्या, मथुरा, काशी हम सुना करते थे, लेकिन अब संभल जो है वो एक ऐसा पॉइंट बन गया है जहां से पूरी सियासत, पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है। हम नेशनल मीडिया पर संभल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संभल में जो कुछ हुआ उसको लेकर अलग अलग जगहों पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बहुत से लोग जो संभल में नहीं रहते हैं, उनको संभल को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वो सोचते हैं ये बिल्कुल कुछ ऐसा चल रहा है हिंदू मुस्लिम, और बस वहीं से सब चल रहा है हिंदू मुस्लिमों के बीच में। ये सब मैसेजिंग होती है, राजनीति मैसेजिंग का काम है। इस मैसेजिंग में अगर पॉजिटिव मैसेजिंग इस बात की जाती है कि कोई नेता कितना ताकतवर हो, कितना ही किलेदार हो, उसने अपना किला बना रखा, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई इस तरह से हो सकती है कि बिजली का बिल अगर नहीं भरा है, 1,99,00,000 रुपए बकाया है, तो नहीं भरेगा, तब तक उसके घर की बिजली कटी रहेगी। चाहे वो अपने घर के बाहर नाली पर कब्जा कर कर अगर कोई प्लेटफॉर्म बना देता, उसको तोड़ दिया जाता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये बात सही है। ये कार्रवाई अन्य नेताओं पर, या अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक जीवन जो होता है, सामाजिक जीवन कोई, वो ज्यादा जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। और हमने कई उदाहरण देखे हैं कि नेता बनने के बाद जिस हनक की बात में शुरुआत में कर रहा था, उससे इतर कई लोग और डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। वो ये प्रयास करते हैं कि वो सामाजिक जीवन में और ज्यादा सामान्य दिखाई दें, ताकि सामान्य लोगों में ये विशेषता का भाव ना जाएगी, ये बहुत विशेष हो गए हैं, ये हमसे अलग हो गए हैं, ये हमसे ऊपर हैं, हमसे बेहतर हैं। और नेता बनने का मतलब होता है खूब मोटा माल कमा लेना या शक्तिशाली हो जाना। ये गलत भाव जो है ये राजनीति से बाहर होना चाहिए। तो इसमें ये जो दो बहस चल रही है, जिस आपने मुद्दे को उठाया, कितना सही कितना गलत, पहले तो ये बात जो है बिल्कुल सही है।
पावर कट हो, बुलडोजर की कार्यवाही हो, जो भी नियमों के तहत हो रहा, कानूनी नियमों के तहत हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला बुलडोजर की कार्य, तो अगर ये नियम कहता है कि भाई इन्होंने कोई अतिक्रमण किया है तो तोड़ा जाएगा। वो क्या नेता हो, क्या सामान्य नेताओं पर कोई कार्यवाही ना हो, ये गलत है। अगर वो गलत कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही नहीं होती, तो ये शक्ति का दुरुपयोग है। डॉक्टर खालिद रजा साहब, आप भी मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम अलग अलग तरीके से इस एंगल को लोग देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का टेक्निकल पॉइंट है कि आप तय नहीं करेंगे आरोप, और अगर आरोप तय हो जाता है तो कार्यपालिका डिसाइड नहीं करेगी, न्यायपालिका डिसाइड करेगी। तो अब योगी सरकार भी फूंक फूंक कर, कदम रखकर नालियों को तोड़ दिया गया जियाउर रहमान वर्ग की, मतलब इस तरीके से टेक्निकल पॉइंट के साथ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी ना हो और काम भी पूरा हो जाए। देखिए, ये टेक्निकल पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो उन टेक्निकल पॉइंट का गवर्नमेंट ने और वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसने ख़ास ख्याल रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि बुलडोज़र बाकायदा उन्होंने कहा है कि नक्शा पास नहीं हुआ, इसीलिए बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। जी। तो उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पर वो कैसे खुद से कार्रवाई कर सकती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसका खास ख्याल रखा है। किस हद तक कर सकती है, उतनी ही हद तक उन्होंने बुलडोज़र का इस्तेमाल किया है। उसके आगे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बिल्कुल नहीं की है। लेकिन अब बात जो हो रही थी कि कार्रवाई अभी क्यों हुई, ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी। ये पता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पहले भी था, बिजली विभाग को पहले भी पता होगा कि वहाँ पर अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, या जो जितना लोड लिया गया है उस लोड से ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है उनके यहाँ। ये बात आज से 2 दिन 3 दिन पहले क्यों उठती है? इसकी बुनियाद में क्या है? तो जाहिर सी बात है, ये राजनीति से प्रेरित है। ये कहीं ना कहीं से एक ऐसी फीलिंग है, लेकिन इसके पीछे इसलिए सवाल तो ऐसे में उठेगा कि अभी क्यों ये मुद्दा उठा। और फिर बीजेपी, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के बाकी नेताओं पर, तमाम जो सियासी लीडरान हैं, तमाम जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं से जनता की भलाई का काम करते हैं, तो ये उसका मिसयूज़ भी करते हैं। तो दूसरे जब मिसयूज़ कर रहे हैं बीजेपी वाले, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो अब उन्होंने पॉइंट आउट किया है। अब ये सरकार की ईमानदारी देखने के लिए हम लोगों का देखने के लायक होगी कि सरकार बीजेपी के नेताओं पर कितनी कार्रवाई करती है। इसका हम सब लोगों को वह पत्रकार के तौर पर भी इंतज़ार है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बर्क हैं, वो उनका कद अभी उतना बड़ा नहीं है। उनके जो दादा थे, जिनकी बुनियाद पर वो जीत के आए, शफीकुर रहमान बर्क, उनका बहुत बड़ा कद था। अभी ये राजनीति में बिल्कुल, पहले एमएलए रहे हैं, लेकिन एमएलए रहने के बावजूद नेशनल लेवल पे इनकी कोई बड़ी पहचान नहीं थी, न कोई नाम जानता था। पहली बार ये लोकसभा में जीत कर आए हैं। एक लीगेसी है जिसकी बुनियाद पर जीत कर आए। लेकिन सरकार राजनीति से प्रेरित होकर जो कार्रवाई कर रही है, तो उनका कद भी बढ़ा रही है। यूपी में एक तरफ आजम खान को छोटे छोटे मामले में, बकरी चोरी और जैसे छोटे छोटे मामले में चोरी और डाका, भैंस चोरी में ऐसे इल्ज़ाम लगाकर जहां उनको, उनकी राजनीति को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ दूसरा आजम खान भी पैदा कर रही है वही सरकार। अगर ऐसी कार्रवाई करेगी तो एक तरफ ऐसा लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई तो हो रही है, उन पर बड़ा 1,92,00,000 और 90 लाख का चार्ज तो कर दिया गया बिजली की, लेकिन एक दूसरी तरफ उनका कद भी बढ़ाया जाए। तो दूसरा आजम खान यूपी में समाजवादी पार्टी का एक उस कद का लीडर भी पैदा कर रही है यही सरकार। अगर राजनीति से प्रेरित होकर ही करना है तो होता है कि अपने अपोनेंट का कद न बढ़ने दिया जाए, लेकिन सरकार यहाँ पर गलती कर रही है कि सरकार अपने अपोनेंट का कद भी बढ़ा रही है। बिल्कुल, सरकार दूसरे नेताओं को और ज़्यादा तवज्जो दे रही है। प्रवीण जी, आप तमाम टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में और बहुत ज़्यादा एक लंबा अनुभव आपने देखा है। एक सत्ता की हनक होती है और हनक के बाद वो नेता उस तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर देता है, लेकिन आप तो विपक्ष में हैं। आपके नेता जब इतना कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है, सत्ता की हनक वाले नेताओं पर अगर बुलडोजर की कार्रवाई होने लगी, और कितने बिल बकाया है, कितनी ज़मीनें दूसरों के नाम आपने की हैं, कितने रिश्तेदारों के नाम की हैं, तमाम ऐसे अधिकारी मेरे परिचित में हैं जो बाकायदा अपने नाम रजिस्ट्री नहीं कराते हैं और रिश्तेदारों के नाम। तो अगर रेड डाली जाए तो शायद सत्ता की हनक वाले जो अखिलेश यादव सवाल उठ रहे हैं, तो एक लंबी फहरिस्त होगी।
देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ना, ये तो इस पर तो एक अलग से चर्चा हो सकती है कि ये तो काले धन का पीएमएलए एक्ट का मामला आ जाएगा, उसमें किसके पास कितना धन है, नेता जब चुनकर आता है तब क्या धन होता है, फिर साल भर बाद क्या होता है, 5 साल बाद अगले चुनाव में क्या धन होता है, घोषित कितना होता है, अघोषित कितना होता है, कहाँ से आता है, ये सब बहुत जांच पड़ताल के विषय हैं। ये तो चर्चा का एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अभी जो खालिद भाई कह रहे हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि कद बढ़ना और घटना। राजनीति में आपने जैसा कहा कि बहुत 25 वर्ष का अनुभव हो गया पत्रकारिता का, इसमें एक पत्रकार के नाते मैंने ही जब देख लिया कि नेता जब तक सत्ता में रहते हैं, लालू प्रसाद यादव हैं जैसे उदाहरण के लिए, आप उनका एक दौर था, हमने तो देखा है, हमने उनकी ताकत को भी देखा, उनकी लोकप्रियता को भी देखा, आज भी देख रहे हैं। ऐसे ही कई लोग थे जिनका अता पता नहीं था राजनीति में कुछ समय पहले तक। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल हैं, आज जो भी है वो विमर्श के केंद्र में आ जाते हैं, वो चर्चा के केंद्र में है, जबकि कुछ 10 साल 12 साल पहले तक कोई जानता नहीं था उनको। एक कार्यकर्ता के तौर पर जानते थे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर के तौर पर जानते थे, लेकिन आज बिल्कुल अलग स्थिति। ये राजनीति है, राजनीति में समयानुकूल आज जिसका दौर चल रहा है वो हर तरीके से कोशिश करता है कि इस दौर को कितना खींचा जा सकता है। उदाहरण के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो किया, रिपीट किया, बेशक कुछ सीटें कम हुई, लेकिन इसके बावजूद दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपनी पार्टी को लाना, उसी सीएम, ये तो इतिहास था, ये तो हो ही नहीं पा रहा था। एक ऐसा राज्य बन गया था जहां बिना जोड़ तोड़ के राजनीति नहीं हो सकती। क्षेत्रीय दलों का दबदबा कैसे बना, कैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई, क्योंकि उन्हें पता था सत्ता में कोई रहे। जैसे नीतीश कुमार, बिहार की स्थिति अभी भी वही है, नीतीश कुमार की सीटें कितनी भी आए, सत्ता की चाबी उनके पास है। तुम नहीं बनाते, तुम बड़ा दल हो, तुम बड़ा दल हो, इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो सब उनको साध कर रखते हैं। वो सीएम फेस उनका सिक्योर्ड इतने लंबे समय से चला आ रहा है, वो एक रिकॉर्ड ही दर्ज कर लिया। भारतीय राजनीति को भी समझिए आप, जब आप ये बात करते हैं कि सत्ता की हनक और विपक्ष में कौन है, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता। हम देखते हैं चुनाव के दौरान एक बयानबाजी होती है, फिर अगले चुनाव की तैयारी होती है। दिल्ली चुनाव यहाँ सामने है, उससे पहले महाराष्ट्र चुनाव था, जहाँ ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, इस पर भी कभी आप चर्चा करिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन पूरा 5 साल, एक चुनाव, एक लोकसभा चुनाव से दूसरे लोकसभा चुनाव तक कोई साल नहीं होगा जब आप चुनावी दौर में नहीं होंगे। जब चुनावी दौर में होते हैं तो आपको मैसेजिंग करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है? घोषित तौर पर पहले से कहा है, दम ठोक के कहते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, सनातन की बात करते हैं, कहते हैं, खुल के कहते हैं, किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, किसी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाते। बहुत स्पष्ट मैसेजिंग है, बोलते नहीं है, क्योंकि जब जिम्मेदार पद पे होते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, कल आप और श्रद्धा जी जब चर्चा कर रहे थे, एक फॉलोअर्स की चर्चा आपने की थी, मैंने उस पूरे प्रोग्राम को देखा भी है, एक दर्शक के तौर पर भी देखा था कि एक फॉलोअर्स का ही तो खेल है। राजनीति में क्या है, पीछे आपकी अगर लंबी फौज ना हो तो राजनीति कुछ नहीं है। एक नेता का कद जब ऊपर हो जाता है और उसके पीछे लंबी फौज दौड़ने लगती है तो वो लोग भी उस नेता का कद अपने आप बढ़ाने। इस समय देश की राजनीति सिर्फ 2 मोर्चों पर चल रही है। सिर्फ ये जो फॉलोइंग वाली बात आपने कही, उसमें एक है हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब है बहुसंख्यक समाज, यानी इकट्ठा अगर सबसे ज्यादा वोटर ऐसे देख लिए, सबसे बड़ा वोट बैंक। दूसरा है मुस्लिम, अल्पसंख्यक समाज कहा जाता है, लेकिन उसमें जैन, बुद्ध, सिख ये सब एक तरफ आ जाते हैं, और मुसलमान जो है वो एक अलग अल्पसंख्यक हो जाता है। तो उसकी सोच और उसका एकीकृत होकर एक तरफ जाने का तौर तरीका जो रहा है वो बिल्कुल अलग है बाकियों से। ये बात सही भी है कि वो अलग है भी। ये 2 पहलुओं के बीच में अब 2 और बड़े फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर आया कि भैया ये बहुसंख्यक समाज इकट्ठा रहा तो मामला जमेगा नहीं। तो आपने देखा जातिगत जनगणना, जाति, अंबेडकर, ये जहां जाति का मौका मिलता है वहां पर जाति की बात की जाती। क्यों? क्योंकि इसमें आप ये बताओ कि रिजर्वेशन, तो संविधान खतरे में है, तुम्हारा रिजर्वेशन खतरे में है, तो ये एक वर्ग जो है ये इधर आ जाएगा। ये पुरानी राजनीति, ये आज की नहीं है। ये मंडल और मंडल से भी पहले से, बहुत पहले से इसके विरोध भी होते रहे, और जो पहले विरोध करते थे आज वही उसकी राजनीति कर रहे हैं। आज जो इसका विरोध करेंगे वो कल इसका समर्थन करेंगे। राजनीति में कौन सा दौर चल रहा है, उस मायावती की बात चंद्रशेखर आ गए, ठीक है, वो मायावती की राजनीति थी, एक समय तक उनको बिल्कुल सर आंखों पर बैठा कर रखा, अब नहीं, अब उन पर उतना भरोसा नहीं रहा। ऐसे ही मुसलमानों का है। मुस्लिम मतदाता अभी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस को राष्ट्रीय पटल पर देखता है कि हमारे हितैषी हैं, और हमको भारतीय जनता पार्टी जो है उसको एक दुश्मन के नजरिए से देखा जा रहा है। तो वो लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये है, ये मैं हमेशा कहता हूं, यही तो चाहते हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? आप उनको हितैषी मान लो,
मैं कल भी, आपने अगर वो चर्चा सुनी हो तो मैंने कहा था कि मुल्ला मुलायम नाम पड़ा था, क्योंकि उनकी राजनीति मुफीद बैठ रही थी, उनको सही लग रहा था कि ये पूरा वोट बैंक एक मुश्त आ रहा है हमारे पास में। लेकिन यहीं तो गड़बड़ हो जाती है, जैसे ही ये टैग लगता है तो जो पोलराइज होकर दूसरा गुट बना है उसको लगने लगता है कि नहीं ये सही कह रही है बीजेपी, ये तो मुसलमानों की पार्टी, ये तो सिर्फ एक धर्म की बात कर रहा है, तो वो इधर आने लगते हैं। तो इससे अखिलेश यादव ने बचने का प्रयास किया, राहुल गांधी ने बचने का प्रयास, बच नहीं पा रहे हैं। और ले के जो अभी खालिद भाई कह रहे थे कि आजम खान के बाद में जियाउर रहमान बर्क या शफीकुर रहमान बर्क, उनके पिताजी काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं, ये लोग जो अब इसमें तो जियाउर रहमान, शफीकुर रहमान साहब की तो राजनीति अब लगभग खत्म है, रिटायरमेंट का उनका समय है, लेकिन नेता कभी रिटायर नहीं होता है, उनका नाम चलता है। तो जियाउर रहमान बर्क जो हैं, उनकी राजनीति बहुत शुरुआती दौर में अगर आजम खान के स्तर पर आ गई है तो ये उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अब ये राजनीति भी खारिज हो रही है। दूसरा, हिंदुत्व की जहां तक बात है उसमें आप देखिए बड़ा संभल कर चल रहे हैं। क्या चला महाराष्ट्र में, बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, कुछ बोला नहीं खुल के, बस बटेंगे तो कटेंगे। हमने तो कहा था कि देश के लोगों को बंटना नहीं चाहिए, देश के लोगों को, लेकिन समझने वालों ने क्या समझा, जो समझाना चाह रहे होंगे वो समझ लिया उन्होंने कि हाँ हिंदुओं को नहीं बंटना है, नहीं तो कट जाएंगे, जो भी अलग अलग। लेकिन नेता कभी नहीं बोलता। तो जो आप नेता कह रहे हैं ना, नेता बहुत सोच समझ कर चलता है, नेता मैसेज भी दे देता है, नेता अपनी बात भी कह देता है, और वो ये जानता है कि एक जिम्मेदारी पर भी। हालांकि ये दोनों अलग अलग पहलू हैं राजनीति में। फॉलोइंग जो आप कह रहे हैं, मतदाता को अपनी तरफ खींचने के प्रयास हमेशा से होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन इस सब के बीच में हमको ये भी देखना है कि देश जो है वो कहाँ पर आगे बढ़ रहा है, देश के हित में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो बिल्कुल एक अलग मुद्दा चलता है। तो मैंने ये देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अभी जो हाल की स्ट्रैटेजी है, या योगी आदित्यनाथ जी की जो स्ट्रैटेजी है, भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि आपने देखा होगा बीच में विकास भी निकल कर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और महिलाओं के लिए योजनाएं, और ये सारी चीज़ें भी पैरेलल वो चलाने का प्रयास करते हैं कि भैया सिर्फ देश में ये राजनीति नहीं चल रही, ये भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में आपने जहाँ से शुरुआत की थी कि नेताओं की हनक, सत्ता की हनक, ये सब राजनीति में आने वाले राजनीति शास्त्र के छात्रों का काम होता है। सामान्य जनों की साइकोलॉजी पर, एक सामूहिक, एक मास साइकोलॉजी पर कुछ हमेशा प्रयोग किए जाते रहे हैं। आज से नहीं हो रहे हैं, हमेशा से, जब से राजनीति शुरू हुई है तब से हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। ये प्रयोग ही चल रहे हैं। अब इसको जितने लोग समझ पाते हैं वो अपने हिसाब से समझते हैं। जिसको विकास ठीक लग रहा है कि नहीं भाई ये व्यक्ति ठीक है, ये काम सही करेगा, जिसको ये लग रहा नहीं ये आदमी मेरे धर्म के लिए ठीक है, मेरे समूह के लिए ठीक है, वो उस हिसाब से सोचेगा। यही राजनीति है आज की। वीर जी ने जिस बात का जिक्र किया खालिद जी कि एक फॉलोइंग होती है, और वो जब फॉलोइंग आपकी बढ़ती जाती है तो आपका दबदबा बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। लेकिन दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस बात का जिक्र हम बुलडोजर को लेकर भी कर रहे हैं, कि बुलडोजर की कार्रवाई उन लोगों पर ही होती है, क्या एक तय है कि नहीं? विपक्ष, जिस बात का एक नेता नहीं बल्कि तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि एक स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ, आपने देखा कि हाल ही में कुछ दिन पहले मोहित खान जो रेप के आरोपी जिन पर बुलडोजर कसा गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, फैसले में तमाम तरीके के पॉइंट्स होते हैं। तो क्या है, जब एक साथ एक समाजवादी पार्टी के नेताओं को ढूंढा जाना, ये आरोप है, और इन्हीं आरोपों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, ये जो विपक्ष का आरोप है, और के चुन कर और ख़ास तौर से अपने विपक्षी जो पार्टी के नेता हैं उन पर सिर्फ बुलडोजर की ही कार्रवाई की बात नहीं है। चाहे ये आरोप ये भी है कि ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, जो तमाम तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, वो तमाम कार्रवाइयाँ सिर्फ विपक्ष के नेताओं या विपक्ष के नेताओं के जो सपोर्टर हैं, या उनके जो फाइनेंसर हैं, या उनके उनके जो वोटर्स हैं, उनके खिलाफ ही होती है। तो ये जो आरोप है विपक्ष का, वो उस आरोप को और मजबूती दे रही है। अगर गवर्नमेंट जो भी पार्टी इन पावर है वो उसको मजबूती दे रही है, वो और मौका दे रही है विपक्ष को इस बात को साबित करने के लिए कि हाँ, विपक्ष के लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई होती है सिर्फ। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि ये कार्रवाई भी होती है। चुनाव जो होता है, वो चुनाव होना चाहिए एक विकसित विकासशील देश में, हमारे जैसे भारत जैसे देश में चुनाव विकास के, जैसा कि इन्होंने कहा, विकास के मुद्दे भी आते हैं बीच में, लेकिन वो सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं कि वो फिर सिर्फ उसका फेस वैल्यू होता है। चुनाव कभी भी विकास के मुद्दे पर, या जनधन योजना पर, या लाडली बहना पर कभी चुनाव ऐसा जीता नहीं जाता है, ना कोई पार्टी जीत पाती है। हमने ऐसा नहीं देखा है।
चुनाव जीतने के लिए उसी तरह से पोलराइजेशन की ज़रूरत होती है। और वो ये, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमको चुनाव जीतने के लिए पोलराइज करना पड़ता है, या माहौल ऐसा हो गया है कि पोलराइज हो गया हमारे ये एक्चुअली ये कुल मिलाकर ये देश का नुकसान हो रहा है। हम बात ज़रूर करते हैं कि हमने यहाँ विकास कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ये छवि हो गई, इतना कद बढ़ गया, लेकिन हकीकत क्या है वो सब हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो एक्चुअली ये हम हकीकत में अगर देखा जाए तो एक तरह का खोखलापन है अंदर से। हम धीरे धीरे वो जो होता है कि जिस तरह से चूहा बिल बनाता है तो अंदर की मिट्टी खोद देता है, ऊपर से सब कुछ ठीक दिखता है, तो अंदर से हम अपनी जड़ें खोद रहे हैं। चुनाव अगर सही मायनों में विकास के मुद्दों पर होने लगे और हम जनता को इतना एजुकेट कर पाएँ, इतना सोसाइटी को हम अवेयर कर पाएँ कि हम वाकई चुनाव बेरोज़गारी के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के मुद्दे पर हो, और जो भी समाज में जो कमियां हैं उन मुद्दों पर हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। हम चाहेंगे कि ऐसे मुद्दों पर चुनाव हो, पोलराइजेशन की नौबत ना आए, लेकिन मजबूरी है देश में तमाम। मुझे लग रहा है कि अब आने वाले मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी कहीं ये ना करने लगे कि मेरे नेताओं के घर के बाहर बुलडोजर चलाया गया और आप देखिए कि किस तरीके से। नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। जिस तरह से समय के साथ तमाम चीज़ें बदल रही हैं, मैनिफेस्टो की लैंग्वेज भी बदल सकती है, मैनिफेस्टो का कंटेंट भी बदला जा सकता है। जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं या जिस तरह से मुसलसल आरोप आ रहे हैं विपक्ष की ओर से, तो हो सकता है कि मैनिफेस्टो का पार्ट भी हो जाइए, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रवीण जी, यही सवाल मैं आपसे लूँगा कि अखिलेश यादव ने जिस बात का जिक्र किया है, आने वाले समय में कहीं ये ना हो कि बुलडोजर पर एक लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी और एक अलग रेखा मैनिफेस्टो के साथ अखिलेश यादव आ जाए मैदान में कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के, आप देखिए इतने नेताओं पर बुलडोजर की कार्रवाई, क्या ये ठीक है? जनता के पास जाएं, अब जनता जनार्दन से सवाल लें। इमोशनल कनेक्शन, वही आपने अभी बात बोल दी, इमोशनल कनेक्ट। तो आप साइकोलॉजिकल हैक के लिए क्या जाते हैं, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, मैंने जैसे कहा ना, ये राजनीति जो है इनको विषयों के आधार पर समझिए। एकेडमिक्स में इनको अलग अलग विषयों में रखा गया। हम क्या करते हैं, हम फिलॉसफी को, सोशियोलॉजी को और पॉलिटिकल साइंस सबको मिक्स कर दे, गड्ढ-मड्ढ हो जाता है। हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों से या राजनेताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो सोशलॉजिस्ट बन जाएं, होना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा गुण होना चाहिए उनमें, लेकिन हम फिर उनको फिलोसोफर के तौर पर भी देखते हैं, फिर हम उनको स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर भी देखना शुरू कर देते हैं। समस्या यहाँ से शुरू होती है। राजनेता राजनीति करेगा, राजनीति में कुछ बहुत बेसिक बातें होती हैं, इसको कौटिल्य नीति, कूटनीति भी कहा गया। अब कूटनीति ऐसे देखा जाए तो नकारात्मक शब्द अभी यहाँ करने लग जाइए, होती भी होगी, आपके दफ्तर में भी होती होगी, है करते होंगे ये, लेकिन ये जो कूटनीति होती है, ये राजनीति का, जहाँ पर राजनीति चल रही है वहाँ का एक बहुत अवश्यंभावी, बहुत ही आवश्यक पहलू होता है। उसमें आप क्या सोच रहे हैं कि जो आज बहुत आपको दयनीय स्थिति में दिख रहे हैं, लग रहा है कि बीजेपी ने बिल्कुल कुचल के रख दिया है, वो बहुत ही दूध के धुले हुए हैं, उन्होंने कभी ये राजनीति नहीं की। एक से एक राजनीति के दांव पेच खेले गए हैं। आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, ये नेता इतने आगे रहे हैं इन सारे, बीजेपी का तो अभी 2014 के बाद दौर शुरू हुआ है ये करने का, राजनीति का जिक्र किया है। इससे पहले सारे केसेस, सारी कार्रवाइयां झेल चुके हैं। खुद यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब कुछ झेल चुके हैं। और ऐसा नहीं, बीजेपी के नेताओं के साथ क्या क्या हुआ है, संघ को बैन करने तक की स्थिति आ गई थी, ये भी रहा। संघ को चिट्ठी लिखनी पड़ी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि भैया बचाइए, ये हमको ये भगवा आतंक और आतंकवादी समूह घोषित करने पर, ये भी हुआ है, इसी देश में हुआ है। और इस देश में आज जो राजनीति चल रही है, मैं देखिए सही गलत के ये पलड़े जो होते हैं इतने आसान नहीं होते हैं कि हम आप बात करें और सही गलत का निर्णय कर लें ना, हम उस स्थिति में होते हैं, उस हैसियत में होते हैं। देश की वर्तमान स्थिति परिस्थिति को समझिए। एक बात जो डॉक्टर खालिद ने कही वो ज़रूर कि विकास के मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल कि ना, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई भी देश, उसकी आप कंसिस्टेंट ग्रोथ को देखिए। आप ये देखिए कि वो देश पिछले कुछ सालों में कुछ स्तर पर आगे बढ़ा है, और बेहतर होना चाहिए, लेकिन कहीं स्टेगनेट तो नहीं है, अटका तो नहीं पड़ा है। क्या वो आगे बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर? क्या युवाओं में उम्मीद ज़्यादा जाग रही है? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए सचमुच कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? और आरोप
अमेरिका में आरोप लगते हैं, जिसको आप समझते हैं दुनिया के लिए सपनों का देश कहलाता है, लेकिन वहां जाइए तो वहां की राजनीति में लोग कहते हैं बेरोजगार हैं, परेशान हैं, ये तो राजनीतिक बयान। में राज्यसभा की सांसद में असहज होगी राहुल गांधी। हाँ, नहीं वो तो खैर एकदम एक अलग मुद्दा है, वो तो वो उस मामले को हटा भी लिया गया, FIR में डाला भी नहीं गया, ये एक अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि वो मामला बहुत गंभीर बन रहा था, ये जो धाराएं लगी हैं इसमें खैर वो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर हमारे देश में राजनीति खूबसूरत दी है। आप इसमें कुछ देखते हैं, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन ये परेशानियां ऐसा नहीं कि राजनीति के जरिए आई हैं। जो धार्मिक भेद होता है, जो दो समुदायों में डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस कोई पैदा नहीं करता, कोई राजनीतिक दल पैदा नहीं करता, वो होते हैं। हाँ, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग मौक़ों पर, और दोनों तरफ से किया गया, वहाँ भी किया गया, यहाँ भी किया गया है, तो आज भी हो रहा है। बात जो आपका मूल मुद्दे से शुरू हुई थी, वहीं बात को अब आप समापन की तरफ ले जाएं कि नेताओं पर, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पार्टी का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो एक बड़ी नज़ीर पेश करनी चाहिए, उस पर कड़ी कार्रवाई करके। और जो संभल में हुआ जियाउर रहमान बर्क के साथ, मैं उसका समर्थन करता हूं। हाँ, इस बात का भी समर्थन करता हूं कि कोई बीजेपी के हों, किसी और दल के हों, वो भी गलत कर रहे हैं तो उन पर भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आपका, और खालिद रजा सर हमारे साथ जुड़े, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात एक ही कही है कि एक नज़ीर पेश होनी चाहिए बुलडोजर पर, और जिस बात का जिक्र यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किया जा रहा है कि आप तय नहीं कर सकते, कार्यपालिका तय नहीं कर सकती कि बुलडोजर कहाँ पर चलेगा, तय हम करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया और तमाम भारत एक्सप्रेस की डिजिटल खबरों को आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल पर।